हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। और आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी बायोलॉजी का फाउंडेशन है। सोचो, हमारी जो अर्थ है इसमें इतनी रिच डाइवर्सिटी है, तो साइंटिस्ट ने इसको समझने के लिए कैसे सिस्टम बनाया। आज हम बस उसी सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी 11th NCERT का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड छोटे छोटे माइक्रोब्स जो हमें हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते, उन्हें ही क्या करना है? क्लासिफाई। क्लासिफाई मीन्स उन्हें ग्रुप के अंदर डिवाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी रिच, इतनी वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स है। कुछ लिविंग्स क्या है? फ्लाइंग है, जो कुछ लिविंग्स है जो टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक है और कुछ हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, यानी कि हमारे बैक्टीरियाज, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें ही क्या करने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर क्लासीफाई करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। जब इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, इतना नहीं पता था कि सेल का कंटेंट क्या है, सेल कैसी होती है, माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी नहीं थी। तो पहले क्या किया गया था? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया। क्या दिया गया बच्चों? नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया। अब उस नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? देखिए, पहले लोगों ने क्या किया, जो भी उनके यूज में आता था उन्हें ही उस हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। तो जो इसका बेस था वो बेस था यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो जो भी उनके यूज में आता था उस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया बच्चों? उन्हें क्लासिफाई किया। किसे क्लासिफाई किया? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके यूज्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। जैसे कि किस यूज में मैम? रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। अब रोटी मतलब फूड, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें फूड के यूज में लिया जा सकता था। कपड़ा यानी कि उनका क्लोथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें क्लोथ में यूज लिया जा सकता। मकान यानी कि शेल्टर, बात कर लेते हैं, तो शेल्टर में कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज में लिया जा सकता था? तो इस बेसिस पे उन्होंने अपने यूज के बेसिस में क्या कर दिया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई किया। जैसे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म मेडिसिन के लिए यूज में आ रहा है, लाइक दैट। तो देखिए, पहले से ही चालू हो चुका है ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। जनरली जो सिमिलर होंगे उन्हें अलग रखेंगे, जो डिससिमिलर होंगे उन्हें अलग अलग रखेंगे। तो इस बेसिस पे जनरली क्या किया जाता है? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया वो किस बेसिस पे था? उनके यूज्ड बाय ह्यूमंस, जो कि एक नॉन साइंटिफिक है, हमने देख लिया। अब पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया? एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है। इन्होंने ही क्या दिया? पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। अब देखते हैं कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या था। इन्होंने क्या किया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहले थे प्लांट्स और दूसरे थे एनिमल्स। अब इन्होंने क्या कहा? प्लांट्स को किस बेसिस पे किया? उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो जो भी उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, यानी कि जैसे उन्हें देखा जाता था उस हिसाब से उन्होंने इनको आगे डिवाइड किया। जैसे कि हर्ब्स छोटे, श्रब्स उससे थोड़े बड़े, फिर उसके बाद ट्रीज वो उससे भी बड़े। ठीक है, अब जो ये हर्ब्स होते हैं, ये हर्ब्स कहते हैं बहुत छोटे होते हैं, इनका स्टेम भी वुडी नहीं होता। जैसे कि आप अपने गेहूं, चावल वगैरह इनके प्लांट्स देख लो। श्रब्स क्या होते हैं? थोड़े से अच्छे होते हैं,
इनमें क्या होता है, वुडी स्टेम आ जाता है, बूशी ब्रांच्ड होते हैं, जैसे कि आपका रोज का प्लांट हो गया। ट्रीज क्या होते हैं, ट्रीज बहुत लॉन्ग लार्ज होते हैं, इनका जो वुडी स्टेम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि आपका मैंगो ट्री, बनियन ट्री। तो इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया। फिर बात करते हैं एनिमल्स। इन्होंने क्या कहा कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड होगा, जिनकी बॉडी में रेड ब्लड है, वो हो जाएंगे वैसे वैसे कैरेक्टराइज। जिनके पास रेड ब्लड है उन्हें कहेंगे इनाइमा, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होगा उन्हें कहेंगे अनाइमा। बात समझ में आई? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड होगा उन्हें हम इनाइमा कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगी उन्हें हम एनाइमा कहेंगे। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था। बट ये इतना अच्छा नहीं था कि सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म थे, बाकी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कि कैसे कैसे टाइम के साथ क्लासिफिकेशन चला गया और किस तरह से ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। तो पहले जो आए थे वो है कैरोलस लीनियस इन 1758। इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने 2 किंगडम्स रखे। पहले थे प्लांटी, दूसरे थे एनिमेलिया। आप भी जब अपने जनरली देखते हैं तो आपको अपने आसपास क्या दिखते हैं, प्लांट्स का नंबर ज़्यादा दिखता है और एनिमल्स का नंबर ज़्यादा दिखता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 2 किंगडम बना दिए, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर कुछ टाइम बाद क्या हुए, अर्नस्ट हैकेल आए और उन अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे उन्हें एक किंगडम में रखा, वो था प्रोटिस्टा। तो इन्होंने क्या कर दिया, बस यूनिसेलुलर के लिए एक अलग किंगडम बना दिया और उस किंगडम को नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद क्या आ गए, कॉपलैंड जी आ गए। कॉपलैंड ने 1956 के अंदर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, जो स्मॉल बैक्टीरियाज थे, जो प्रोकैरियोट्स थे, उनको एक अलग क्लास के अंदर रख दिया जो था मोनेरा। तो इन्होंने अपने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा किंगडम रखा, मोनेरा रखा। प्लांटी तो था ही, प्रोटिस्टा भी था, एनिमेलिया भी था, बस मोनेरा को इन्होंने 4th किंगडम में रख दिया। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है RH व्हीटेकर। RH व्हीटेकर ने क्या दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने जो बेचारे फंजाई थे जिनको किसी साइंटिस्ट ने पूछा ही नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस फंजाई को एक किंगडम के अंदर रख दिया। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि फंजाई एक किंगडम बन गया और इन्होंने क्या दे दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे। फिर आए कार्ल वुश। इन्होंने 1990 के अंदर क्या किया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, आर्किबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब देखेंगे बाद में थोड़ा देर बाद कि इन्होंने 6 किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया। बात करते हैं हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जो लीनियस ने दिया। इन्होंने 2 किंगडम बनाए, पहला किंगडम था प्लांटी और जो दूसरा किंगडम था वो है एनिमेलिया। अब जब इन्होंने इसे क्लासिफाई किया 2 किंगडम में, तो इन्हें क्लासिफाई करने का क्या क्राइटेरिया थे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया था वो है इनका सेल वॉल, जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को अलग रखने का। तो सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमें पता है। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होती है। दूसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हम सबको पता है कि जो प्लांट्स है वो सनलाइट से लाइट लेकर अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं पर बात करी जाए एनिमल्स की, तो वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, जिन्हें कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर? फिर थर्ड क्राइटेरिया आया जो था लोकोमोशन। अब प्लांट्स में क्या है, लोकोमोशन एब्सेंट,
और हमारे अंदर क्या होता है, प्रेजेंट। फिर आता है रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। अब रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई क्या, जब भी कोई स्टिमुलस दिया जाए उसके लिए जो आप क्या दिखा रहे हो, रेस्पॉन्स, वो किस तरीके से है। प्लांट दिखाते हैं स्लो और हम दिखाते हैं फास्ट। फिर जो था वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कुछ को ये नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता क्या है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर भेजता है। देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर एरिया में रहते हैं, जिनके आसपास क्या होता है, वाटर। तो वाटर का नेचर है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा, ऑस्मोसिस होगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, अगर इस तरीके से वाटर सेल के अंदर आने लगा तो सेल को तो बस्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। प्लांट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है, बट एनिमल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे किन किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, तो प्लांट के अंदर एल्गाई, बैक्टीरिया, फंगाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब जब हम इन तीनों की बात करते हैं ना बच्चों, ये बहुत वेल डेवलप्ड है, बट बैक्टीरिया को रख दिया इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर रख दिया। अब ये सारे तो कैसे है, यूकैरियोट। अब यूकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ऑर्गेनेल्स ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। बट प्रोकैरियोट मतलब पुराने ऑर्गेनिज्म, उन पुराने ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, और 70s राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया रखा ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। इन्होंने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट है इन यूकैरियोट के साथ रख दिया। एक तो इन्होंने ये गलत चीज करी, उसके बाद इन्होंने क्या करा, फंगाई को प्लांट के अंदर रख दिया, जबकि क्राइटेरिया क्या था कि क्या होना चाहिए, ये फोटोसिंथेसिस करने चाहिए, ऑटोट्रोफिक होने चाहिए। बट फंगाई तो कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक होती है। कैसी होती है, हेट्रोट्रोफिक। तो ये एक इनका ड्रॉबैक था। चलिए देखते हैं और अच्छे से। तो इन्होंने पहली चीज प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया को यूकैरियोट प्लांट के साथ रख दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा। जो प्रोटिस्टा बैक्टीरिया थे उनको क्या कर दिया, किसके साथ रख दिया इन्होंने, जो मल्टी सेलुलर थे यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इनके साथ रख दिया। फंगाई को प्लेस कर दिया प्लांट के साथ। फंगाई तो हेट्रोट्रोफिक है, वो अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। आपने उनको प्लांट यानी कि जो ऑटोट्रोफिक है उनके साथ रख दिया, ये एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा जो फंगाई के सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, जबकि जो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो ये एक डिफरेंस था। इसके अलावा इन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखे जो किसी भी कैटेगरी से क्या नहीं दिखा रहे थे, सिमिलैरिटी नहीं दिखा रहे थे। जैसे कि बात करते हैं यूग्लिना। अब यूग्लिना ऐसा है कि वो दोनों कैरेक्टर शो करता है, प्लांट का भी करेगा और एनिमल का भी करेगा। कैसे? यूग्लिना इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ऑटोट्रोफिक नेचर शो करती है, बट वहीं पर जब उसको सनलाइट नहीं मिलती तो वो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करती है, यानी वो प्लांट एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर को शो कर रही है। तो इसको कैसे इन्होंने सिर्फ प्लांट ही के अंदर रख दिया? तो ये क्या है, इनके ड्रॉबैक्स है, ये आपको याद करने हैं। चलिए बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। हमने क्या कहा था कि प्लांटी एनिमलिया तो थी, बट अब इनसे जो यूनिसेलुलर थे उनको अलग कर दिया। यूनिसेलुलर यानी कि सिर्फ एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म, उनके कहते हैं यूनिसेलुलर।
तो उन्हें इनसे क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया और एक अलग किंगडम में रख दिया जिसे बनाया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इसमें एल्गाई, फंगाई, बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोअन्स को रखा। फिर आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो कॉपलैंड ने दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि चलो इसमें आपने यूनिसेल्युलर को रखा था, ठीक है, यूनिसेल्युलर तो अलग हो गए, बट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का क्या? तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से जो भी प्रोकैरियोट थे उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया और उसका नाम रखा बच्चों मोनेरा। तो प्रोकैरियोट्स को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उनके लिए एक अलग किंगडम बनाया जो क्या था, मोनेरा। इस मोनेरा के अंदर क्या रखे इन्होंने, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज। यहां तक सबको क्लियर है? चलो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया। अब याद करो, लीनियस ने तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कौन से किंगडम थे, प्लांटी और एनिमेलिया। अब याद करो कि प्लांटी के अंदर ही रखा था ना, बैक्टीरिया को रखा था, वही तो इनका क्या था, ड्रॉबैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लांटी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। अब पहले प्रोटिस्टा बताओ, प्रोटिस्टा के अंदर कैसे एनिमल्स रखे थे, यूनिसेल्युलर थे। ये बात समझ में आई? ओके, अभी 3 किंगडम की बात करें, 4 किंगडम की हमने बात नहीं करी है, इसीलिए क्या होगा इसका आंसर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ओनली की बात कर रहा है, नहीं। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर तो थे, बट यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों थे, तो इसलिए सिर्फ ओनली की बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट दोनों क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर देखो, वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर तो होते, मोस्टली एक्वेटिक यूकैरियोट, यानी कि जो एक्वेटिक मतलब जो यूकैरियोट्स थे वो मोस्टली कैसे थे, एक्वेटिक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वाइड वैरायटी ऑफ यूनिसेलुलर, ओके, मोस्टली टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल नहीं थे बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। Which of the following was given the status of kingdom in the classification system given by Copeland? तो कॉपलैंड का जो बेस क्या था, इनके जो सिस्टम दिया इसका बेस क्या था, तो याद करो क्या था, प्रोकैरियोट्स। इन्होंने क्या कर दिया था, मोनेरा किंगडम बनाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम हमारे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपके एग्जाम में आता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH टेकर ने दिया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमें अच्छे तरीके से याद करना है। अब इन्होंने जब क्लासिफिकेशन दिया तो इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज बनाए क्लासिफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। पहला क्राइटेरिया था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट। ओके, तो पहला इस बेसिस पे क्या करा इन्होंने, क्लासिफाई। दूसरा जो इनका क्राइटेरिया है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, ऑर्गन सिस्टम है, क्या है, इस बेसिस पे क्राइटेरिया रखा। तीसरा इन्होंने रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक है या फिर मतलब बोल सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक है, ओके, या फिर हेट्रोट्रॉफिक है। बात समझ में आई? ये इनका तीसरा क्राइटेरिया था। 4th क्राइटेरिया था इनका रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन कैसा है, एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल है, किस टाइप का ये रिप्रोडक्शन को शो करते हैं।
फिर बात करते हैं इनके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। अब ये इवोल्यूशनरी का मतलब क्या? इवोल्यूशनरी का मतलब होता है एंसेस्टर की बात की जा रही है कि जो आपके बहुत पुराने एंसेस्टर्स थे उनका अभी से क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये क्या रखे गए, 5 कुछ क्राइटेरियाज रखे गए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। पहला था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्राइटेरिया याद करने हैं। आइए चलिए देखते हैं पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया को रखा। ठीक है, मेरिट क्या थे हमने पहले पढ़ लिया कि फंगाई को रखा इन्होंने, फंगाई को एक सेपरेट और एस्टेब्लिश किंगडम के अंदर रखा। ये क्या था इनका मेरिट। इसके अलावा अब जो इन्होंने सिस्टम दिया उसके अंदर प्रोकैरियोट यूकैरियोट को इजीली क्या किया जा सकता था, रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये इनके मेरिट हो गए। पर डीमेरिट क्या है? इन्होंने क्या करा, वायरस को क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं दी, इन्होंने वायरस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो पहला डीमेरिट था कि इन्होंने वायरस की पोजीशन को क्लियर नहीं किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया, जो एल्गाई थी उसको मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी तीनों के साथ रख दिया। इन्होंने एक और गलती करी कि प्रोटिस्टा जो था एक आर्टिफिशियल ग्रुप है, ये प्रोटिस्टा को क्लियर नहीं कर पाए। प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो प्लांट की तरह बिहेव करते थे और कुछ एनिमल की तरह करते थे। देखो कैसे। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैसे बिहेव करते हैं, प्लांट की तरह। वहीं पर पैरामीशियम एंड द अमीबा ये कैसे बिहेव करते हैं, एनिमल्स लाइक बिहेवियर करते हैं। अब इन दोनों को ही इन्होंने क्या कर दिया, प्रोटिस्टा के साथ रख दिया। तो यानी कि इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया प्रोटिस्टा का। अब जो इम्पोर्टेंट टेबल आती है वो ये है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करनी है। अब देखते हैं कि इसमें है क्या। पहला चीज है सेल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा याद है। अगर आपको पता है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या है, तभी मैंने बताया, बस हमको वही चीज करनी है कि सेल स्ट्रक्चर सिर्फ मोनेरा है, सिर्फ मोनेरा जो प्रोकैरियोट है, उसके अलावा सारे कैसे हैं, यूकैरियोट। अगर ये चीज क्लियर है तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर वो प्रोकैरियोट है तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या, नहीं, तो उसके पास क्या होगी, एब्सेंट। जबकि जितने भी यूकैरियोट हैं इन सब के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उन बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो काइन की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया कि प्रोकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है सेल वॉल और कुछ में नहीं। फंगाई के अंदर सेल वॉल होती है और वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो फंगाई में काइन की बनी है सेल वॉल, काइटिन की। प्लांट्स में तो सेल्यूलोज की होती है और हमारे अंदर एब्सेंट होती है। फिर बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। जितनी अब ये प्रोकैरियोट हैं, यूनिसेलुलर हैं, तो यानी कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप होता है। प्रोटिस्टा का भी हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था कि ये यूनिसेलुलर होंगे, तो सेलुलर बेस है। फंगाई कैसे आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। वहीं पर जो हमारा प्लांट है वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड होता है। और एनिमल्स, कुछ एनिमल्स टिश्यू, कुछ ऑर्गन्स और कुछ में ऑर्गन सिस्टम डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब जो मोनेरा है जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक यानी कि फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक।
कीमोसिंथेटिक यानी कि जो केमिकल्स हैं उस केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर कर ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेकर फूड बना रहे हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक में क्या, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं किसी बॉडी के ऊपर या किसी के बॉडी के अंदर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये हो जाते हैं पैरासिटिक। वहीं पर बात कर रहे हैं कि सेप्रोफिटिक क्या, तो जितनी भी सड़ी गली चीजें हैं, डेड डी के पार्ट होता है, तो ये उस पे अपना फूड लेते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कुछ ऑटोट्रॉफिक है और कुछ हेट्रोट्रॉफिक, तो ये टर्म्स जो है वो याद होनी चाहिए। ऑटो का मतलब अपने आप जो सक्षम है वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ यानी कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपना फूड लेने के लिए। फंगाई तो फुल्ली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें से अभी पैरासिटिक एंड कुछ सेप्रोफिटिक। बात करें प्लांटी, प्लांटी तो ऑटोट्रॉफिक हैं, प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये तो प्रोड्यूसर्स हैं। फिर एनिमेलिया में सारे कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे। पहले होते हैं होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब क्या, खाना लिया, अंदर जाने के बाद बॉडी में क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, तो इसी को क्या कहते हैं, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक पता ही है कि जो डेड डीके होता है उससे। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल रोल की। इकोलॉजिकल रोल, अब मोनिरा की बात करें, हमने बोला कि मोनिरा ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हैं, यानी कि ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर भी होंगे और डीकम्पोजर भी होंगे। आपने इकोसिस्टम के अंदर पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ओके, और जो कंज्यूमर होते हैं वो ये है कि जो किसी और को अपना फूड लेते हैं, जैसे कि पेड़ है या घास है, वो एक प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना खुद बना रहा है, बट जो बकरी है या भेड़ है वो उसको खा रही है, तो जो भेड़ बकरी क्या हो गई, वो कंज्यूमर हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ भी है, सो ये प्रोड्यूसर भी होंगे और डीकम्पोजर भी होंगे। प्रोटिस्टा की बात करें, ये प्रोड्यूसर भी होंगे, डीकम्पोजर भी होंगे और कुछ कंज्यूमर भी होंगे। फंगाई फुल्ली कैसी होती है, डीकम्पोजर होती है, डीकम्पोज करती है चीज़ों को। प्लांटी प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम क्या हैं, हम तो कंज्यूमर हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई होप क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे 3 डोमेन भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं देखते हैं। तो कार्ल वूस ने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था ना, जिसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया, तो इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, इस मोनेरा को जो किंगडम था उसको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला जो इन्होंने ग्रुप बनाया वो है आर्कीबैक्टीरिया, है ना, और जो दूसरा उन्होंने बनाया वो क्या है, यूबैक्टीरिया। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, चलो देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इन्होंने कहा कि जो आर्कीबैक्टीरिया है ना, ये अभी के नहीं है, ये बहुत पहले से है, यानी कि जो सबसे पहले अर्थ पे लिविंग्स थे ना, वो ये आर्कीबैक्टीरिया ही थे। तो यानी कि ये क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। तो पहला तो ये चीज हो गई, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, यूबैक्टीरिया से और आर्कीबैक्टीरिया को दोनों को अलग रख दिया। जबकि यूबैक्टीरिया क्या है, ट्रू बैक्टीरिया है, जो अभी हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ें अलग देखी जिस बेसिस पे इन्होंने अलग करा, एक और देखते हैं। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है ना,
वो एब्सेंट होता है, पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। ये चीज क्लियर है। जबकि जो यू बैक्टीरिया है इसके अंदर सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो इनके अंदर जो सेल वॉल का कंटेंट है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। उसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? इनके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ब्रांच्ड होते हैं। तो लिपिड्स कैसे हैं? ब्रांच्ड हैं, जबकि इसके अंदर ब्रांच नहीं होते। और क्या है? इसके अलावा इनके अंदर जो लिपिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं और वो लिंक्ड जिससे होते हैं ना बॉन्ड से, वो होता है इनके अंदर ईथर। तो इनके अंदर ईथर बॉन्ड होता है, जबकि इनके अंदर एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए देखते हैं, यही चीज वहां पर लिखी हुई है। देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वोल्ज ने दिया और इन्होंने 6 किंगडम को क्लासिफिकेशन बनाया। इन्होंने क्या करा? पहला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा किंगडम यू बैक्टीरिया, तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा और फोर्थ किंगडम फंगाई, फिफ्थ किंगडम प्लांटी एंड 6 किंगडम एनिमेलिया को रख दिया। यहाँ पे क्लियर है। तो इन्होंने क्या करा? बेसिकली जो मोनेरा था उसको आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 2 किंगडम के अंदर डिवाइड किया। इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया को सेपरेट किया फ्रॉम द यू बैक्टीरिया से। बेसिस क्या था? बहुत मेजर डिफरेंस था। पहला, एब्सेंस होना पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, कि आर्कीबैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं थी। उसके अलावा इनके अंदर अकरेंस होती है ब्रांच चेन लिपिड्स की। जो लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वो ब्रांच्ड होते हैं। उसके अलावा ईथर और एस्टर बॉन्ड का भी क्या था? डिफरेंस। एक और जो मेजर डिफरेंस था वो ये है कि जो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए जीन का सीक्वेंस अलग होता है। 16S राइबोसोमल आरएनए जीन का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होता है। सीक्वेंस कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो ये मेजर्स क्या थे? इनको अलग अलग करने के बेसिस थे। अब क्या किया इन्होंने? क्या कहा कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, ये 3 मैन कैटेगरी के अंदर आ जाता है। इन्होंने क्या कहा इस चीज को कि यही क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ है। अब कैसे इन्होंने 3 डोमेन का बताया? चलो देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अब इन्होंने 3 डोमेन बना दिए। देखना कैसे। इन्होंने पहला डोमेन बनाया वो था बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन बनाया इन्होंने आर्किया, तीसरा जो डोमेन बनाया इन्होंने वो था यूकैरिया। तो क्या हो गया? देखो, बैक्टीरिया जिसके अंदर यू बैक्टीरिया आ जाता है एक किंगडम, आर्किया यानी कि आर्कीबैक्टीरिया किंगडम, और यूकैरिया जितने भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो सब किस में आ जाते हैं? यूकैरिया के अंदर आ जाते हैं। इन्हें ही क्या बताया? ये 3 डोमेन बताया कि ये क्या है? 3 डोमेन ऑफ लाइफ है। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये यहीं पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 3 डोमेन्स बनाए जो कि बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया थे। ठीक है, ये वाला बात क्लियर हो गया। अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस पे।
Which one of the following is not the basis of 5 kingdom classification? इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है? इसको हमें देखना है, नॉट को भी सी करना है कि नहीं है, वो पूछा है। सेल टाइप तो था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी था, रिप्रोडक्शन भी था, बट रिजर्व फूड मटेरियल ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म with holophytic mode of nutrition belong to how many kingdom in Whittaker system? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने हैं जो क्या कर रहे हैं, होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर होगा 1। सिर्फ एक ही ऐसा किंगडम है जो ये करता है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा को डिवाइड किया इनटू 2 सेपरेट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस था कि मोनेरा को 2 अलग किंगडम में डिवाइड किया? हम सबको पता है कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन था, पहला तो वो, दूसरा लिपिड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि वो लिंक्ड कैसे है, ब्रांच्ड है या नहीं है, तो ये दोनों उसके बेसिस थे। फिर ये कह रहा है एब्सेंस ऑफ सेप वैक्यूम, ये तो कोई बेसिस नहीं था, ये कोई बेसिस नहीं है, तो यानी कि बोथ 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे किंगडम मोनेरा के बारे में। अभी तक हमने पूरा पढ़ लिया, एक चार्ट पढ़ लिया कि क्या किंगडम है, कितने किंगडम है, किसने दिया। अब अपन 5 किंगडम के बेसिस पे ही पूरा रीड करते हुए चलेंगे। तो पहला किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मोनेरा। तो आपको पता ही है कि मोनेरा के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरियाज। तो हम मोनेरा किंगडम के अंदर किसको रीड करने जा रहे हैं? बैक्टीरियाज को। शुरू करें? देखो, बैक्टीरियाज को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट भी है, यूनिसेलुलर भी है, तो इन्हें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके ही देखा जा सकता है। बट ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ये इस पेन पर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, मेरे हाथ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, इस एयर के अंदर, इस पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो बैक्टीरियाज क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। बट कुछ बैक्टीरिया ना ऐसे होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, पीएच बहुत लो है, और बहुत ठंडा ठंडा टेम्परेचर है, जहाँ पे दूसरे लिविंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वहाँ पे ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये इनके क्या है? सोल मेंबर है, मेन मेंबर है। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये सब जगह मिलते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। अगर आप हाथ में एक सोइल भी लोगे ना तो उसमें भी 100 and 1000 क्या मिल जाएंगे आपको? बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्सट्रीम हैबिटाट्स में मिलते हैं, एक्सट्रीम, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन, जहाँ पे दूसरे लिविंग फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, वहाँ से जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। बैक्टीरिया जो है उन्हें क्या किया गया है? 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। बेस क्या था? उनका स्ट्रक्चर, या उनकी बोल सकते हैं हम शेप। तो शेप के बेसिस पे क्या है, उन्हें 4 कैटेगरी में क्या कर दिया? ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल थे, ऐसे बैक्टीरिया जो स्प्रिंग जैसे थे, कुछ बैक्टीरिया रोड शेप जैसे थे और कुछ कोमा जैसे शेप के थे। तो इन अलग अलग शेप के बेसिस पे, यानी कि शेप के बेसिस पे क्या कर दिया? बैक्टीरिया को 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्फेरिकल। आपको क्या दिख रहे हैं? गोल गोल से बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं जो स्फेरिकल शेप्ड के हैं। ये स्फेरिकल शेप दिख रहे, ये स्फेरिकल शेप है, जिन्हें क्या कहा? कोकाई।
एग्जाम्पल क्या हो गया, माइक्रोकोकस। वहीं पर कुछ बैक्टीरियाज कैसे दिख रहे हैं, एकदम रोड शेप जैसे दिख रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, बैसिलियाई। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया लैक्टोबैसिलस। कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल की शेप में मिलते हैं जिसे कहते हैं स्पाइरिला, स्पाइरिलम वोलेंटेंस इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर होते हैं जो कोमा शेप में मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया का शेप कैसा है, कोमा शेप है ना, तो इन्हें क्या कहते हैं, विब्रियो। एग्जाम्पल हो गया विब्रियो कोलेरा। अब ये जो आपको पहली चीज़ की ये स्फेरिकल है, दूसरा ये रॉड शेप है। इन रॉड शेप वालों के अंदर क्या मिलते हैं, ये स्पोर्स मिलते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको अंदर, स्पोर्स, तो इसमें क्या मिलते हैं, स्पोर्स। जबकि जो स्पाइरल शेप के हैं इनके अंदर फ्लैजिला आपको दिखाई देते हैं। ये तो है ही विब्रियो कोलेरा, ये डिसीज कोज करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब मोनेरा है यानी कि बैक्टीरिया है यानी कि बहुत छोटे, तो साइज इनका बहुत स्मॉल है। ये फटाफट क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रैपिडली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि ये सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। सेल वॉल का कंपोजिशन पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है। सिर्फ आर्की बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा को अलग कर दो, उसके अलावा जो भी यू बैक्टीरिया हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर सेल वॉल का कंटेंट पेप्टिडोग्लाइकेन है। अब ये प्रोकैरियोट हैं तो मींस अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, और अगर इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होगा, वो न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल इनका कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सुपर कोइल्ड होता है। बट ये कोइल जिसकी हेल्प से हो पाते वो होते हैं यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो एक चीज तो याद रखने की है, क्या, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट्स में मिलती है, जो क्या करवाती है, डीएनए को रैप करने में हेल्प करवाती है या डीएनए को रैप करती है। लेकिन इन प्रोकैरियोट्स, इन मोनेरन्स क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है बिकॉज ये प्रोकैरियोट हैं। साइटोस्केलेटन ये क्या होता है, एब्सेंट। अब साइटोस्केलेटन क्या होता है, जो सेल को उसकी शेप देकर रखता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को सही पोस्चर के अंदर रख रखी है ना, वैसे ही इन सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो इन्हें क्या देता है, शेप देता है। अब चूंकि ये प्रोकैरियोट है तो 70S राइबोसोम होगा। जनरली ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट सभी नहीं, कुछ मेजरली क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, बट कुछ कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके कहाँ पे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे, क्योंकि ये प्रोकैरियोट हैं, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, तो इनके लिए जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो कहाँ पे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जनरली हमारे अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, बट इनमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो फिर इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ होंगे, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे। ओके, मेजरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, या हम इसको बोल सकते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ये भी बात समझ में आ गई। इनके अंदर माइटोसिस, मेयोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। देखो क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग टू मोनेरा। मोनेरा देख के लिए बताना है, क्या सभी मोनेरा ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट होते हैं। क्वेश्चन में देखो ऑल लिखा हुआ है, क्या सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्या, नहीं, ऑल नहीं होते। ऑल आर कीमोहेट्रोट्रोफिक्स, नहीं, सब नहीं होते। यूनिसेलुलर, कोलोनियल एंड फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म, यस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जो मल्टी सेलुलर यानी कि ऐसे फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर बनाकर भी रहते हैं, और कुछ कॉलोनीज में भी रहते हैं, ऐसे ग्रुप्ड में रहते हैं। तो ये चीज़ तो होती है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्रोकैरियोट होते हैं, हाँ प्रोकैरियोट तो होते हैं। 17 ऐसे राइबोसोम होता है, हाँ ये भी होता है। लिखा हुआ है हिस्टोन डीएनए है, हिस्टोन डीएनए थोड़ी ना होता है प्रोकैरियोट में, हमने पढ़ा है, ये तो नॉन हिस्टोन डीएनए होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड इन मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। पॉलीसेकेराइड का मतलब बच्चों कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड इज अ यूनिट जिससे आगे प्रोटीन होती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा किंगडम आपको दिख रहा है जिसका सेल वॉल के अंदर पॉलीसेकेराइड और क्या है, अमाइनो एसिड। तो आपको पता है, यानी कि क्या हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि क्या हो गया, मोनेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोनेरा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम इस जो मोनेरा किंगडम था उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। अब इन दोनों में से पहला आ जाता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। अब आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहले आने वाला ऑर्गेनिज्म है, इसी से ही क्या हुआ है, इवोल्यूशन, और यहाँ ह्यूमन बन चुके हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं। इनका सेल वॉल के अंदर नॉन सेलुलोजिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरेमिक एसिड एब्सेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लॉन्ग चेन ब्रांच लिपिड होते हैं। ये जो इनका कंपोजिशन है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, यही इसको हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। हाई टेम्परेचर लाइक 80-90 डिग्री सेल्सियस में भी इसको सर्वाइव करने के लिए ये कंपोजिशन हेल्प कर रहा है। और पीएच, लो पीएच का मतलब होता है एसिडिक। लो पीएच का मतलब क्या होता है, एसिडिक। तो ये इसे एसिडिक नेचर के अंदर भी रहने के लिए हेल्प करता है। तो कौन हेल्प कर रहा है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए, इनका सेल वॉल का कंटेंट। इसका 16S rRNA जीन जो है वो डिफरेंट होता है यूबैक्टीरिया से, ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब आर्कीबैक्टीरिया के अंदर कुछ को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। अब देखते हैं ये क्या होते हैं। नाम से समझो बच्चों, यहाँ पे लिख रखा है मिथेनोजेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथेनोजेंस। क्या लिखा हुआ है, मिथेनोजेंस। मिथेन मतलब जो मिथेन गैस होती है ना, वो मिथेन गैस। उसके अलावा जन का मतलब होता है जनरेट। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मिथेन गैस या बायोगैस को जनरेट करते हैं, उन्हें कहते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये ऐसे एरिया में मिलते हैं जो बहुत ही दलदली होता है, दलदली एरिया में हो गए। और कुछ कैटल्स होती हैं जो रूमिनेंस शो करती हैं, यानी कि जुगाली करती है। जो फूड उन्होंने खाया है, टाइम पास के लिए वो ऊपर लेकर आती है, उसको जुगाली करती रहती है, उसको चबाती हुई रहती है। तो रूमिनेंट्स की जो गट होती है, उस गट के अंदर भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब वो डंग होता है, उनकी डंग से क्या करती है, फिर मिथेन गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं। मिथेन गैस बोले तो बायोगैस हो गया, इनकी गोबर गैस हो गई, इनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ये मिलते हैं मार्शियन स्वाम्पी एरिया, यानी कि दलदली एरिया में। रूमिनेंट्स जैसे कि कैटल हो गए हमारे, काव, बफेलो, ये हो गए। उसके अलावा मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के गट के अंदर मिलते हैं, जैसे कि काव एंड बफेलोज हो गए। यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन, यानी कि बायोगैस। किससे, डंग से। ये जो काव बफेलो है, इनकी डंग से क्या करते हैं, मिथेन गैस के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। समझ में आया, वर्ड को तोड़ के उससे समझेंगे। यानी कि आर्कीबैक्टीरिया में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे हेलोफाइल्स। अब ये हेलो वाला हेलोफाइल्स नहीं है। हेलोफाइल्स का मतलब होता है, जो हेलो है इसका मतलब होता है सलाइन। सलाइन मीन्स सॉल्ट, सलाइन मीन्स सॉल्ट।
ऐसे बैक्टीरिया जो कि सोल्टी एरिया के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। फाउंड इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जैसे कि सॉल्ट लेक्स के अंदर मिलना। एग्जाम्पल हो गए हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। फिर आ जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। फिर से शब्दों से समझेंगे। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। एसिडो का मतलब होता है एसिडिक, यानी कि जो एसिड है, यानी कि पीएच लो होगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच के अंदर सरवाइव करते हैं या उसके अंदर रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, जहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है? 80 डिग्री। उसके अलावा ये पीएच, यानी कि जैसे कि 2 पीएच है, बहुत एसिडिक पीएच है, वहाँ पर ये मिलते हैं। एग्जाम्पल हो गया थर्मोप्लाज्मा सल्फोलोबस। फिर आ जाता है इसके कुछ क्वेश्चंस। आर्के बैक्टीरिया क्या शो नहीं करता? क्वेश्चन में हमेशा क्या सी करेंगे कि नोट को देखो, ये नोट है या नहीं है। तो आर्के बैक्टीरिया क्या शो नहीं करता? क्या आर्के बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन इन सेल वॉल दिखाता है क्या? तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। इंट्रॉन होता है, ब्रांच लिपिड चेन होती है, राइबोसोमल प्रोटीन होती है, ये तो करेक्ट है। थर्मो एसिडोफाइल्स आर केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग एक्सट्रीम लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर। क्यों ऐसा कर पाते हैं? ये मैंने आपको बताया है क्यों कर पाते हैं। बिकॉज इनमें क्या होता है, सेल वॉल जो इनकी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ब्रांच चेन लिपिड होते हैं। करेक्ट। इनके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंजाइम विच कैन ऑपरेट इन अ बेसिक कंडीशन। नहीं, बेसिक कंडीशंस के लिए तो बात ही नहीं है। प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ KCl, नो। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि ब्रांच चेन लिपिड ही क्या कर रही हैं, इन्हें इन एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर रहने के लिए कर रही हैं। मार्क द ऑड वन विथ रिगार्डिंग टू सेल वॉल। सेल वॉल के हिसाब से जो ऑड लग रहा है, अलग लग रहा है, वो क्या है? अब यहाँ पे देखो, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये क्या है? आपके आर्के बैक्टीरिया है। इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं मिलती। जबकि साइनोबैक्टीरिया आपके क्या हो जाते हैं? यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं और इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन मिलती है। इसलिए जो ऑड वन होगा वो क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा नेक्स्ट, वो है साइनोबैक्टीरिया। हमने मोनेरा के अंदर आर्के बैक्टीरिया पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया मीन्स यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? हमारे ट्रू बैक्टीरिया। अब हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? देखो ये डायग्राम देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीनिश ब्लूइश आपको सरफेस, वाटर के सरफेस पर दिख रहा है। तो पहले साइंटिस्ट ऐसे कहते थे कि जो भी वाटर पे, जो सरफेस पे जो फ्लोट कर रहे हैं, ये ग्रीन है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये एल्गी होंगे। बट जब इनको माइक्रोस्कोपिक स्टडी या इनको और जाना गया तो ये पता लगा ये तो बैक्टीरिया की तरह शो करते हैं, ये तो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन्हें क्या कहा फिर? ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ये एल्गी नहीं है, बट इन्हें इनके कलर की वजह से क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गाई कहते हैं। बट है क्या ये? बैक्टीरिया। अब इनका हैबिटेट देखो तो ये मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक, ये पानी के अंदर मिलते हैं। फ्लैजिला इनके अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन फोटो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि इनके पास पिगमेंट तो होगा, और वो पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल। तो यहाँ पे इनके पास पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि होता है क्लोरोफिल ए, और होते हैं फाइकोबिलिन्स। इसको सही से लिख देती हूँ। पहला तो क्लोरोफिल ए हो गया।
उसके अलावा कौन से होते हैं? फाइकोबिलिन्स। ये इनके अंदर क्या हो जाते हैं? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए और दूसरा है फाइकोबिलिन्स। ये क्या होते हैं? इनके अंदर पिगमेंट होते हैं। अब क्लोरोफिल ए तो फोटोसिंथेसिस करता है, बट ये फाइकोबिलिन भी एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। जब ये क्या होंगे बैक्टीरिया, इनको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही, हाई इंटेंसिटी की लाइट नहीं मिल पा रही, ये थोड़ा नीचे है, पानी के अंदर है, इनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही, तो ये फाइकोबिलिन्स क्या करते हैं? जो लो इंटेंसिटी की लाइट है उसको ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसको क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। अब इनकी एग्जिस्टिंग फॉर्म की बात करते हैं कि ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर। देखो, ये यूनिसेल्युलर मिल सकते हैं। उसके अलावा फिलामेंटस, फिलामेंटस जैसे कि एक सेल, फिर इस पे दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से ये क्या बना लेंगे? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर में रह सकते हैं, या फिर ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप में रह सकते हैं। तो ये इसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म्स होती है कि ये सिंगल भी रह सकते हैं, फिलामेंटस भी रह सकते हैं, और ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं। ये इसकी एग्जिस्टिंग फॉर्म हो गई। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। सम साइनोबैक्टीरिया क्या हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में? अभी हम आगे इसका मतलब समझेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ये अभी देख लो कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करता है, अभी डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा एल्गल ब्लूम जो होती है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में होती है। आपको दिख रहा होगा कि जो पूरा वाटर सरफेस पे ये पूरी फैल जाती है, ये वाटर बॉडीज़ पे पूरी फैल जाती है। अगर ये फैल जाएगी तो जो नीचे रहने वाले फिशेस हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाएंगे। तो ये एल्गल ब्लूम जो होता है उनकी डेथ कोज करता है। एल्गल ब्लूम समझ में आया? सिर्फ जो वाटर सरफेस होती है, जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, जहाँ पे फॉस्फेट सल्फर जो होते कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? पूरी तरीके से फैल जाते हैं, है ना? ये हो जाता है एल्गल ब्लूम। अब हम हमारी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको क्लियर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन को फिक्स करना। देखते हैं कि हम इसको कैसे फिक्स करते हैं। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है ना गैस का, वो नाइट्रोजन है। वहाँ पे हीलियम है, ऑक्सीजन है, CO2 है, NO2 है, N2 है, इतनी सारी गैसेस हैं। बट जो N2 गैस है ना, ये सबसे ज़्यादा कंटेंट में सबसे ज़्यादा है, अबंडेंट है नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन जो होती है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ना बहुत मुश्किल है, इसे नॉर्मली ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए इतना ज़्यादा कंटेंट में होने के बावजूद ना तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, न प्लांट इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, बट हमें नाइट्रोजन तो चाहिए। हमारा जो बॉडी है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये कंटेंट होते हैं। अगर नाइट्रोजन हमें नहीं मिली तो ये कैसे कंप्लीट होगा? यानी कि नाइट्रोजन तो चाहिए। अब इसको कैसे लेंगे? तो कुछ बैक्टीरिया होते है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। यानी कि जो N2 होती है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये अमोनिया ही क्या होती है? यूजेबल फॉर्म होती है। क्या होती है? यूजेबल फॉर्म होती है। जबकि इस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो फिर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि यूजेबल फॉर्म होती है, जिसे प्लांट यूज़ में ले लेता है और बाद में प्रोटीन वगैरह बना लेता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस जैसे ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होनी चाहिए, ऑक्सीजन प्रेजेंट
नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है कि ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर ये बैक्टीरिया काम नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एंजाइम होगा। एंजाइम क्या करेगा? कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। एक सेकेंड। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, देखो, जिनके पास नाइट्रोजिनेज, इसको यहीं लिख देती हूँ कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनस एंजाइम प्रेजेंट है। ये नाइट्रोजिनस एंजाइम क्या करेगा? जो N2 है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यही होता है क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, कुछ बैक्टीरिया क्या है? फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायोटिक हैं। और जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक, ये ऐसे हैं जो दोनों ही शो करते हैं, फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। आज आप इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब आपको इसके स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे फिर दो दो सेल, इस तरीके से एक पूरा का पूरा फिलामेंट जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब इस फिलामेंट को साथ में रखने के लिए, इनको होल्ड करने के लिए यहाँ पे म्यूसिलेजिनस शीथ है। ये क्या कर रही है? होल्ड करके रख रखी है। होल्ड के अलावा ये प्रोटेक्शन भी दे रही है। ये बात समझ में आई? इसका फंक्शन, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये जो ब्लूइश आपको दिख रही है, ये इसके चारों तरफ एक शीथ है जो इन सबको होल्ड करके रखा हुआ है और प्रोटेक्शन भी दे रहा है। हेट्रोसिस्ट क्या करता है? हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर सेल है, ये आपको दिख रही है, ये स्पेशल है। अब इनके पास क्या होता है बच्चों? इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है ना। तो इनकी जो सेल वॉल है वो थिक है। थिक होने के वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है। तो हेट्रोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसकी वॉल थिक होती है और यहीं पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। हेट्रोसिस समझ में आ गया? यहाँ पे क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन बनी तो फिर ये एंजाइम काम नहीं करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। लेकिन जो पूरा फिलामेंट है वहाँ पे तो होती है फोटोसिंथेसिस, सिर्फ जो हेट्रोसिस्ट है वहाँ पर एब्सेंट होगी। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये किसका एग्जाम्पल है? हमारे नॉस्टॉक बैक्टीरिया का। अब रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अब इनके अंदर फर्स्ट होता है बाइनरी फिजन, जो मेजरली देखा जाता है। बाइनरी फिजन क्या है? ये एक सेल है। अब ये सेल क्या करती है? डिवाइड हो जाती है और दो सेल के अंदर डिवाइडर, एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो रही है। यही क्या होता है? बाइनरी फिजन, जो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे एक सेल थी, ये सेल क्या कर रही है? धीरे धीरे दो सेल के अंदर डिवाइड हो रही है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो रह सके, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आए तो ये बन जाए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे? प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। बट सिंपल सा याद रखना है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे भी एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं ना, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहाँ से एक बैक्टीरिया अपने डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के अंदर।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है साइनोबैक्टीरिया का? पहली चीज कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबीना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंक्रीज, क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन पोटेशियम वगैरह चाहिए होते। तो जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, नाइट्रोजन मिलेगा, तो सॉइल की क्या बढ़ जाएगी? फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो उनके पास प्रोटीन रिच होते हैं, जिनमें प्रोटीन रिच है, जो प्रोटीन रिच है, जिन्हें खाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्पाइरुलिना। ये सिंगल सेल प्रोटीन है, ये प्रोटीन रिच होते हैं। उसके बाद होते हैं सम ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को ग्रीन मैन्योर में यूज किया जाता है, यानी कि इन्हें सोइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और एज अ मैन्योर इन्हें यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पे दूसरे जो अदर बैक्टीरिया हैं उनका क्या इकोनॉमिक है? जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स शो करते हैं। मींस क्या? जब कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई लीफ है या फिर कोई जानवर है वो मर गया, डेड हो गया, अब धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या करेंगे? उसका डीकम्पोजिशन करेंगे। जैसे जैसे वो डीकम्पोज होता जाएगा वो कन्वर्ट होगा अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट से बनेगा नाइट्रेट क्या करेगा? प्लांट एब्जॉर्ब ले लेगा, फिर प्लांट के अंदर अमाइनो एसिड प्रोटीन्स बनेंगे, फिर वो डीके होगा। तो इस तरीके से ये पूरी साइकिल जो होती है चलती है। मेजॉरिटी ऑफ हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। अदर यूज क्या है कि मिल्क से कर्ड बनाने का यूज जो आप अपने घर में देखते हो, दूध से दही बनाने को देखते हो। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक क्या? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनका यूज एज अ एंटीबायोटिक किया जाता है, यानी कि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उन्हें किल करने के लिए। आप अपने बॉडी में देखते हो ना कि जैसे कि बैक्टीरिया ने कोई डिसीज कोज कर दी तो फिर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। तो वो क्यों ली जाती है? ताकि जो आपको डिसीज कोज करने वाला बैक्टीरिया है उसे किल किया जा सके। तो एज अ एंटीबायोटिक यूज होते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट जैसे कि मूंगफली के जो पौधे होते हैं वहां पे लेग्यूम्स बन जाती है ना, जो नोड्यूल्स होते हैं इनकी रूट्स में, वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, जहां से ये लेग्यूम रूट से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज है। हमने पहले ही देख लिया कि जो एल्गल ब्लूम है वो एक हार्मफुल है। कैसे कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो वो क्या करती है? एल्गल ब्लूम बनाती है इन NO3 एंड PO4 रिच वाटर के अंदर। अगर ऐसा करेगी पूरी तरह फैल जाएगी तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन वाटर के अंदर नहीं हो पाएगा, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन इन वाटर, जिसके वजह से जो वाटर के अंदर रहने वाली फिशेस हैं, जो लिविंग्स हैं, वो क्या हो जाएगी? उनकी डेथ। तो एल्गल ब्लूम क्या कर रहा है? डेथ कोज कर रहा है। इसके अलावा ये एल्गी जब पानी के अंदर होती है तो उस पानी का कलर चेंज कर देती है, उस पानी के अंदर से ऑर्डर आने लगता है, यानी कि स्मेल आने लगती है। तो ये क्या देती है? कलर एंड ऑर्डर दे देती है वाटर को। तो ये इनकी हार्मफुल हो गई। अब कुछ बैक्टीरिया हैं जो डिजीज कोज करते हैं, जैसे कि विब्रियो कोलेरा। ये क्या करता है? हमारे डायरिया, हमारे ह्यूमंस के अंदर डिसीज कोज कर देता है, डायरिया कर देता है। फिर होता है साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड करता है इन ह्यूमंस। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो टिटनस कोज करता है। ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो कि सिट्रस कैंकर करता है, जो प्लांट्स में डिसीज कोज करता है। जितने भी नींबू संतरे के प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर। अब क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया क्या है? हमने देखा था कि क्या है? क्लोरोफिल ए होता है और फाइकोबिलीन्स होती हैं। हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबीना इज स्पेशलाइज्ड होता है, क्यों? हमने देखा फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आ जाते हैं हमारे माइकोप्लाज्मा। हमने मोनेरा किंगडम के अंदर आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब ये माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं देखते हैं।
दो साइंटिस्ट थे, नोकार्ड एंड रॉक्स। इन्होंने जब एक कैटल को देखा जिसमें प्लूरल फ्लूइड की स्टडी करी, तो इन्होंने देखा कि वो किससे सफ़र कर रही है, प्लूरोनिमोनिया डिसीज से। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये डिसीज कॉज कर रहा है ना, उसको इन्होंने क्या कहा, PPLO। ये PPLO ही क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। और इन्होंने क्या कर दिया, फिर इसको एज अ माइकोप्लाज्मा जीनस रख दिया। अब माइकोप्लाज्मा है ना, ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, एज अ जोकर होता है इन द माइक्रोबायोलॉजी। तो सेल वॉल नहीं है, यानी कि ये अपनी जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता रहता है। दैट्स वाई इसे जोकर कहा जाता है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। दे कैन इजीली पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। जब बैक्टीरिया को फिल्टर किया जाता है ना, तो ये उसको भी क्या कर जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया ऊपर रह जाए, है ना, तो ये उस बैक्टीरिया को भी, फिल्टर को भी क्रॉस कर जाता है, इतना छोटा होता है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये चीज़ याद रखनी है कि इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। हेंस ये क्या होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब जो अपनी साइज, जो अपनी शेप है उसको चेंज कर ले, उसे कहते हैं प्लियोमॉर्फिक। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है लिपोप्रोटीनेशियस होती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इनके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन, लिपिड्स, DNA डुप्लेक्स एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होता है। जब हम इसे कल्चर करा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में होता है, जब इसे कल्चर करते हैं तो ये मुझे ना, मतलब ये फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस देता है। फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस का मतलब, जब एग को फ्राई करते हैं तो बीच में जो येलो पार्ट होता है वो उभरा हुआ दिखाई देता है, वहीं पे जो वाइट पार्ट है वो थोड़ा फ्लैट चपटा सा होता है। तो जब इसकी कॉलोनीज को देखा जाता है ना, सिंगल को नहीं, सिंगल माइकोप्लाज्मा नहीं, इसके कॉलोनीज की बात करी जा रही है। जब कॉलोनीज देखी जाती है ना, तो वो फ्राइड एग लाइक दिखाई देती है, जो बीच में से तो उभरी हुई होती है और साइड में से थोड़ी फ्लैट होती है। तो इन द कल्चर मीडियम ये फ्राइड एग लाइक अपीयरेंस देता है। ये एग्जिबिट करते हैं ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? मीन्स जो भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके आसपास, उसको ये ले लेते हैं। सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को लेना, इसको क्या कहेंगे, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर मिलते हैं। बट कुछ कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, यानी कि सड़ी गली चीज़ों के ऊपर भी होते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द बाइनरी फिजन। याद है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई। अब इसके पास जो सेल वॉल नहीं है ना, तो ये क्या हो जाती है, इनसेंसिटिव हो जाती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए। सेल जो पेनिसिलिन होती है वो सेल वॉल पे फंक्शन करती है, बट इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसके लिए ये इनसेंसिटिव हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब देखो, स्मॉलेस्ट वॉललेस मोनेरन कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के कैरेक्टर दिए हुए हैं, डेवलप्ड फ्राइड एग अपीयरेंस इन कल्चर, ये करेक्ट है। ऐसा अपीयरेंस माइकोप्लाज्मा देता है क्योंकि वही क्या है, स्मॉलेस्ट वॉललेस मोनेरन है। आर मोटाइल? नो। हैव डिफाइंड शेप? नहीं, ये तो जोकर है, इसकी तो कोई वेल डिफाइंड है ही नहीं शेप। आर मोस्टली सेप्रोफिटिक? मोस्टली सेप्रोफिटिक नहीं थे, मोस्टली कैसे थे, पैरासिटिक थे। कैसे थे, पैरासिटिक थे। तो इसलिए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बतानी है। नॉस्टॉक एनाबिना हैव हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, इनके पास ये प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। यस, ये क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम कर देते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हाँ, ये भी करेक्ट है। द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा आर मेड अप ऑफ काइटिन।
इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने किंगडम मोनेरा को अच्छे से पढ़ लिया, जिसमें हमने आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा की स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन कीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।